नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अगर हम सब बात करें तो जो 14/9/2023 में आपका यस्टेड हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पूछे गए थे, वही सभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। यस्टेड के लिए दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको रटना नहीं है कि हम क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रट लें पास हो जाएंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लैंग्वेज आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के चारों ऑप्शन आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही होंगे और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए सिर्फ रटिए नहीं हम रट के पास हो जाएं, आपकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको यहाँ पे यस्टेड के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अदर स्किल से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली कराया जा रहा है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, करें क्रिया आधारित अधिगम है। क्रिया आधारित अधिगम क्या है दोस्तों? श्रुति लेखन है या फिर अभ्यास से है दोस्तों, करके है, स्मरण करके है। जो क्रिया आधारित अधिगम होता है, क्रिया आधारित बच्चा जब करके सीखेगा तो वही आपका क्रिया आधारित अधिगम कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जब बच्चा करके सीखता है तो उसे हम क्रिया आधारित अधिगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी हैं, स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं, अंतः आश्रित चर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या होता है दोस्तों? कह रहे हैं कि स्वतंत्र चर। क्या जो अभ्यर्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, वह स्वतंत्र होता है, अपने मन से जो मन चाहे वह सीख सकता है? नहीं दोस्तों, स्वतंत्र नहीं होता, आश्रित होता है। अंतः आश्रित नहीं, आश्रित होता है। वह दोस्तों एक दूसरे से आश्रित होते हैं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं सिर्फ दूसरे के टीचर के ऊपर आश्रित होता, नहीं, वह दोनों टीचर और शिक्षक और बच्चा दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, तो इसलिए आश्रित चर है। जो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या है दोस्तों? आश्रित चर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है दोस्तों। मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है या फिर समाजशास्त्र है। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, मानव अनुभव है दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उद्देश्य ऑप्शन है पहला, अमूर्त अवबोध सम्मिलित करना कर सकता है, मापन में कठिन है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपयुक्त समय। उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इसमें डी सही होगा दोस्तों। उद्देश्य ये सभी ऑप्शन सही दोस्तों। ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट आंसर। उद्देश्य एक पूर्वदर्शिता लक्ष्य है दोस्तों। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शिता लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। जब हमारा कोई उद्देश्य रहता है तो वही तो होता है, अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित करता है, जो ऑप्शन फर्स्ट है। उद्देश्य दोस्तों अमूर्त जो अवबोध होता है वह भी सम्मिलित करता है। उद्देश्य को मापना कठिन है, उद्देश्य को मापना कठिन है यह प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है, विषय वस्तु चयन में, विधि चयन में, उद्देश्य चयन में, मूल्यांकन प्रक्रिया में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में कैसा है दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी सही है, उद्देश्य चयन में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में क्या है दोस्तों? उद्देश्य चयन में। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारंपरिक शिक्षण है, निगमन है, सम्मिश्रित है या फिर खेल आधारित प्रयोगात्मक। तो पारंपरिक जो अधिगम होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए निगमन है। पारंपरिक शिक्षण, एक मिनट, हाँ, पारंपरिक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है। पारंपरिक अधिगम क्या होता है? जो शिक्षक होता है विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है, तो वही आपका निगमन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है कौन? ऑप्शन फर्स्ट है वाद विवाद में विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान या फिर स्वयं अध्ययन। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं उसमें कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? वाद विवाद व विचार विमर्श, यह भी तो सही है। दलगत कार्य नहीं, व्याख्यान, इसमें व्याख्यान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब अधिक संख्या है दोस्तों, अब उसमें अगर वाद विवाद आप कराएंगे बहुत समय लगेगा, एक दूसरे से बच्चा एक दूसरे से जब वाद विवाद करेगा ज़्यादा समय लगेगा। इसमें व्याख्यान विधि से ही ज़्यादा सबसे उपयोगी होगा जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है दोस्तों? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निविष्ट करना या फिर व्यवहार में वंचित बदलाव लाना। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, व्यवहार में वंचित बदलाव लाना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की किसने किया दोस्तों? पिस्तलाजे ने, फ्रेवल ने, मंडेश्वरी ने, डिग्वी ने। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, मांटेसरी ने। किसने दोस्तों? मांटेसरी ने। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मांटेसरी ने 6 जनवरी दोस्तों, कब सन आप याद करिएगा, 6 जनवरी को, 6 जनवरी 1907 में। कब किया था? 1907 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है क्या है दोस्तों? मेरिल मॉडल है, ADDIE मॉडल है, ब्लूम मॉडल है या फिर गैगने मॉडल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ADDIE मॉडल है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर है, ADDIE मॉडल है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन है 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष में बच्चा शब्दों के साथ खेलने लग जाता है। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था उसकी आलोचना कैरल गिल्गन ने किया था। क्यों किया था इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन इससे यह ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा पॉइंट है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से अनुवांशिक कारकों को महत्व न देने। इसमें नारीवाद दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का प्रयोग किया था वो आदमी पे किया था, न कि महिला पे। तो इनका मानना था कि अगर कहीं महिलाओं पर इसका प्रयोग किया जाता तो इसका रिजल्ट और कुछ हो सकता था ना। तो इसमें कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, इसमें हिंज नामक कहानी, तो वही इसमें महत्वपूर्ण है। उसी के बारे में से जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह हिंज की कहानी है। और इन्होंने जितना भी अपना प्रयोग किया था सिर्फ मानव पे किया था, किसी महिला पे नहीं किया था। इसलिए इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण से इसका आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की खाली जगहें, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए शैशवावस्था, जब बच्चा छोटा होता है तब उस बच्चे के सामाजिकरण में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण होती है? इसके बाद कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्था महत्वपूर्ण होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन है माध्यमिक, तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक या फिर माध्यमिक प्राथमिक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। शैशवावस्था में कौन सामाजिकरण महत्वपूर्ण होगा? प्राथमिक होगा, जाहिर सी बात है, तो प्राथमिक होगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में दोस्तों माध्यमिक होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार है, निदान है, प्रतिपूर्ति है, उपरोक्त सभी है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? तो आप कहेंगे अच्छे शिक्षण के लिए तो ये सभी जरूरी है, उपचार भी, निदान भी, प्रतिपूर्ति भी। ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। छात्रों को सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्षा कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, थर्ड है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, लास्ट है सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पाठ्य पुस्तक तो दोनों की मदद करती है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही होगा। छात्रों का भी मार्गदर्शन करने में होता है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करती है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मिनट, हाँ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में जो है यह आपका सबसे पुराना पुस्तकालय है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है, और ये सबसे बड़ा भी है दोस्तों। यह सबसे पुराना पुस्तकालय और सबसे बड़ा भी पुस्तकालय है। इसको आप जानते रहिए कि इसकी स्थापना 1948 में, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, वैज्ञानिक। किसकी प्रकृति है? वैज्ञानिक, ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों की मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। ये एक महान देशभक्त हैं। ये तो होगा नहीं दोस्तों, एक महान देश, क्या शिक्षक ही महान देशभक्त होता है? नहीं। ए बी दोनों, तो जब बी नहीं होगा तो फिर ए भी तो कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यही आपका बचा, वह छात्रों की मानवता को उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसा भूमिका निभाता है? सलाहकार नहीं होगा, सहभागी नहीं होगा, सहायता है, सिर्फ सहायक के रूप में एक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अच्छे मूल्यांकन में होता है, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? ऑप्शन है इसमें व्यक्तिनिष्ठता होता है, वैधता होता है, पक्षपात होता है, उपरिक्त कोई नहीं। देखिए पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकते आप उसे काट दीजिए। जैसे पक्षपात, अच्छे मूल्यांकन में पक्षपात होगा नहीं। आपके पास 3 ऑप्शन बचे, क्या कहेंगे? व्यक्तिनिष्ठता भी तो नहीं होगा, और ये भी तो नहीं, वैधता। अच्छा मूल्यांकन क्या होता है? एक अच्छा मूल्यांकन में वैधता होता है। इसके अलावा एक अच्छा मूल्यांकन निष्कर्षों को भी संश्लेषित करता है और सहायक साक्ष्य के साथ एक स्पष्ट निदान देता है। एक अच्छे मूल्यांकन की और भी विशेषता आपको हम बताते हैं, जिसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो, यह सब आपके अच्छे मूल्यांकन होता है। और वस्तुनिष्ठता हो, ये भी आपको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। विश्वसनीयता आप समझ लीजिए, बता दे रहे हैं इसे। विश्वसनीयता हो, वैधता हो, प्रयोज्यता हो, वस्तुनिष्ठता हो, नियोजन हो, तो यह सब आपके अच्छे मूल्यांकन के संकेतक हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, CCE या फिर संकलात्मक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें वाद विवाद। वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्यांकन संबंधित है किससे है? विषय से है, अधिगम प्रक्रिया से है, उद्देश्य से है, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन किससे संबंधित है? विषय से भी है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया से भी है, उद्देश्य से भी है, मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? किससे दोस्तों? पाठचर्या से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वितरित विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो इसमें जो नहीं है, जो गलत है वही आपको चुनना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वही आपका गलत है। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित, यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम भाग है, किसका भाग है? शिक्षण का है, पाठचर्या का है, वर्ग कक्षा का है, समाज का है। पाठचर्या किसका भाग है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही होगा, पाठचर्या। वो पाठ्यक्रम किसका भाग है? पाठ्यक्रम दोस्तों पाठचर्या का भाग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? किसने? मैस्लो ने। 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 6 वर्गों में? मैस्लो ने जो बांटा था दोस्तों वह ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्गों में। कौन कौन से थे? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबद्धता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी का, लड़का केवल, लड़की केवल, उपर्युक्त सब है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो ये कौन सा सही है? देखिए कुछ ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, जो आए वो आपका गलत ही होगा। जैसे केवल, क्या सीखना सिर्फ लड़कों में होता है? क्या सिर्फ लड़कियां ही सीखेंगी? ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही होगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही ही नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन ए। देखिए केवल जिस भी ऑप्शन में आ जाता है वह निगेटिव पॉइंट हो जाता है। केवल, सिर्फ एक, ये सब ऑप्शन आपके निगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका नहीं अदा करता है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिगत अनुभव। देखिए पारंपरिक वर्ग कक्षा ये तो करता है, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव ये तो करेगा, लेकिन जातिगत अनुभव कोई भूमिका नहीं अदा करता, तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपयुक्त सभी। देखिए आयामी जो शिक्षण सामग्री है कौन सी है? तो आप कहेंगे ये सभी तो है, ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपयुक्त उसमें सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना। हैंड्स ऑन सीखना, हैंड्स ऑन सीखना मतलब करके सीखना, तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर।